प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में। अर्थ के बारे में हम लोगों को पता है कि अर्थ का भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है और वो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सिमिलर है हमारे बार मैग्नेट जैसा। ठीक है, आज हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म के ऊपर ही बात करने वाले हैं। ठीक है ना। और हम कह रहे हैं कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज सिमिलर दैट ऑफ बार मैग्नेट। जैसा हमें बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है, वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड हमें कहाँ देखने को मिलता है? अर्थ के चारों ओर देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ अगर हम लोग अर्थ बनाते हैं, ठीक है, ये हमारा अर्थ हो गया। अगर इसके चारों अगर हम लोग अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो ऐसा लगता है कि एक जगह से वो निकल रहा है, तो वो निकल रहा है तो वो हमारा नॉर्थ पोल हो गया, और दूसरी जगह पे जहाँ एंटर कर रहा है वो हमारा साउथ पोल हो गया। क्लियर है बच्चों? यानी कि हम लोगों को जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नज़र आता है वो बिल्कुल एक बार मैग्नेट जैसा नज़र आता है। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ पोल, ये मैग्नेट का हमारा साउथ पोल। तो यहाँ से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर की तरफ निकल रही होंगी और यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स अंदर की तरफ एंटर कर रही हैं। ठीक है भाई। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? बार मैग्नेट हो गया, और ये हमारा अर्थ हो गया। ठीक है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के अंदर सिमिलरिटी है। तो लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी देना शुरू करा और कहा कि भाई इसके अंदर क्या एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, अर्थ के अंदर क्या है, एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, जस्ट लाइक एन बार मैग्नेट। लेकिन ये वाली थ्योरी भी क्या हो गई? फेल हो गई। ठीक है ना। जो थ्योरीज हम लोगों को मिली रिगार्डिंग अर्थ मैग्नेटिज्म, वो बहुत सारी मिली थी, उनमें से एक या दो का ही मैं डिस्कशन करता हूँ। ठीक है ना। तो क्या कहता है कि पहली थ्योरी के अंदर बोला कि जो अर्थ है इज ए ह्यूज परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, एक बहुत बड़ा परमानेंट मैग्नेट है। लेकिन ये वाली जो पॉसिबिलिटी थी, इसको भी उन्होंने क्या करा? रॉन्ग प्रूव कर दिया। कह रहा है कि जो इनसाइड द अर्थ की बात करते हैं, ठीक है ना, इनसाइड द अर्थ, या हम कहें इसके कोर की बात करते हैं, तो कोर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो वहाँ पर जितना भी मेटल है वो मोल्टन स्टेट के अंदर है। तो परमानेंट मैग्नेट वाली जो थ्योरी है वहाँ पर वो गलत प्रूव हो गई। ठीक है बच्चों। इसके बाद किसी ने थ्योरी दी, कहते हैं कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें जो आउटर लेयर है आइनोस्फीयर, उसकी वजह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है ना। वहाँ पर लास्ट में एक और थ्योरी क्या दी कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू द आइनोस्फीयर। लेकिन ये वाली थ्योरी को बाद में भी क्या प्रूव कर दिया? रॉन्ग प्रूव कर दिया कि इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आइनोस्फीयर नहीं बना सकता। फिर बाद में एक और थ्योरी आई, उस थ्योरी के अंदर कहा कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ के कोर की वजह से है, क्योंकि उस कोर के अंदर बहुत सारा मेटल मॉल्टन स्टेट के अंदर है। मॉल्टन स्टेट के अंदर कहने का मतलब वहाँ पर एटम है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन होंगे, वो कंटिन्यूसली रोटेट कर रहे हैं, कंटिन्यूसली रोटेट कर रहे हैं। इस वजह से वहाँ पर क्या बन रहा है? चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि अर्थ कोर हैव metal like iron, nickel and cobalt in molten state. ठीक है ना। This may
rise the earth's magnetic फील्ड। इसकी वजह से भी प्यारे बच्चों अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, लेकिन इस थ्योरी के बारे में भी कोई श्योरिटी नहीं है। यानी कि अभी तक हम लोगों के पास कोई अच्छा थ्योरी नहीं है जिसकी बात हम लोग कर सके और कह सके कि भाई अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसकी वजह से है। मतलब कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने अभी तक प्रिडिक्ट करना बाकी है, यानी कि हम लोगों ने जानना बाकी है। तो मैं लास्ट में स्टेटमेंट लिख रहा हूँ कि द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ yet टू बी नॉन। मतलब कि हमारे पास कोई फैक्ट्स अच्छे वाले नहीं है जिसके बिहाफ पे हम लोग कह सके कि हमें अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, अभी हम लोगों ने पता करना बाकी है। ठीक है, क्लियर हुआ? ये बात समझ में आई? एक बार वीडियो को पॉज करके आप सारी चीजें नोट डाउन भी कर लेना भाई। ठीक है, देखो अब हम लोग मैग्नेटिज्म से जुड़ी कुछ बेसिक डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। ठीक है ना, सम बेसिक टर्म्स और डेफिनेशन related to the earth's magnetism। क्लियर है बच्चों? इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था जियोग्राफिक एक्सिस। यानी कि अगर हम लोग अर्थ की बात करते हैं, मैं यहां अर्थ बना लेता हूं। ठीक है भाई, लगता है भावनाओं में बह गए। तो ये हमारा हो गया अर्थ। ठीक है भाई, और मैं ऊपर की तरफ बना रहा हूं। ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ, ये हमारा ईस्ट और ये हमारा वेस्ट। क्लियर है बच्चों? कह रहे हैं कि जिधर हमारा जियोग्राफिक नॉर्थ, ये कौन सा होता है? जियोग्राफिक नॉर्थ, और ये जियोग्राफिक साउथ, GEO। ठीक है, जियोग्राफिक साउथ। ठीक है, कह रहे हैं कि नॉर्थ और साउथ, जो जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ है, अगर उसमें से एक लाइन हम लोग पास कर दें, इमेजिनरी लाइन, ये हमें बताती है जियोग्राफिक एक्सिस के बारे में। कह रहे हैं कि एक इमेजिनरी लाइन है, एन इमेजिनरी लाइन पास थ्रू द जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हमारी कहलाएगी जियोग्राफिक एक्सिस। और जियोग्राफिक एक्सिस के अंदर हम लोग कह रहे हैं कि ये हमारा जियोग्राफिक नॉर्थ होगा, और इस जियोग्राफिक एक्सिस के अंदर ये जियोग्राफिक साउथ होगा। फंडा क्लियर हुआ? बात करता है मैग्नेटिक एक्सिस के बारे में। कह रहे हैं कि हमें पता है कि जो हमारा अर्थ होती है उसका एक मैग्नेटिज्म है। ठीक है ना, और अज्यूम करके चलते हैं थोड़ी देर के लिए कि उसके अंदर एक मैग्नेट है। ठीक है, क्या है प्यारे बच्चों? एक मैग्नेट है, और ये मैग्नेट हम लोगों ने बना लिया। जैसे रिप्रेजेंटेटिव मॉडल है बच्चों, बहुत एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है ना, और हमें पता है जिधर हमारा जियोग्राफिक नॉर्थ होता है उधर हमारा ये साउथ पोल होता है, और जिधर हमारा जियोग्राफिक साउथ होता है उधर हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ होता है। और एक इमेजिनरी लाइन इससे हम लोग पास करा दें पोल से। ठीक है ना, तो कह रहे हैं एन इमेजिनरी लाइन
line passing through the magnetic pole, यानी कि जो मैग्नेटिक पोल्स थे उनके थ्रू अगर हमने एक लाइन पास कर दी तो हमारा कहलाएगा मैग्नेटिक एक्सिस, कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर ये मैग्नेटिक एक्सिस है बच्चों, ठीक है। और ये प्यारे बच्चों हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये हमारा क्या है मैग्नेटिक नॉर्थ, और ये हमारा मैग्नेटिक साउथ है। क्लियर है, फंडा समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। अब बात करते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन की। देखो जियोग्राफिक एक्सिस बात कर लूँ, जियोग्राफिक मेरिडियन की बात कर लूँ, तो कह रहा है कि एक प्लेन है, एक इमेजनरी प्लेन है पासिंग, एक इमेजनरी प्लेन पासिंग थ्रू द जियोग्राफिक एक्सिस, यानी कि इस पे हम लोग एक प्लेन ऐसे बना लें, इस पे अगर हम लोग ऐसे एक प्लेन बना लें, वो हमारा क्या कहलाएगा जियोग्राफिक मेरिडियन कहलाएगा। इसी तरह हमारे पास क्या कहलाएगा एक मैग्नेटिक मेरिडियन, कि एक इमेजनरी प्लेन है, एक बच्चों इमेजनरी प्लेन है जो पास हो रहा है थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस, यानी कि या तो मैग्नेटिक एक्सिस की बात कर लो या मैग्नेटिक मेरिडियन की बात कर लो, बात एक ही है, ठीक है। फंडा क्लियर हुआ। हमारे लेवल के ऊपर जियोग्राफिक एक्सिस में और जियोग्राफिक मेरिडियन में कोई फर्क नहीं है, मैग्नेटिक एक्सिस और मैग्नेटिक मेरिडियन में कोई फर्क नहीं है, जस्ट ये प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, टू डायमेंशन, ये भी क्या है प्लेन है, और ये एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये वन डायमेंशन है, ये वन डायमेंशन है, ये टू डायमेंशन है, ये भी टू डायमेंशन है, ठीक है ना। जब टू डायमेंशन में बात करते हैं तो मेरिडियन लिख देते हैं, अगर वन डायमेंशन में बात कर रहे हैं तो हम लोग एक्सिस लिख देते हैं, बस इतना सा फर्क है और कुछ नहीं है, ठीक है। जब इतना हम लोगों को समझ में आया तो हम लोग देखते हैं कि हमें पता चलता है कि ये जो ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस है ना, इसके बीच में एक एंगल होता है, ठीक है ना। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, DECLINATION, क्लियर है बच्चों, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, और इसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है। वैसे तो ये एंगल फिक्स होता है, ठीक है ना, लगभग 17 डिग्री के आसपास है जब हम लोग देखते हैं, लेकिन ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की जब हम लोग बात यहाँ पे कर रहे हैं कि जो जियोग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में जो एंगल है ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता रहता है, ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता रहता है, क्लियर है। तो ये एंगल को हम लोगों ने बोला एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है ना, फंडा क्लियर हुआ। हम बात कर रहे हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है ना। तो ये हमारी मान के चलें प्यारे बच्चों, ये हमारी जियोग्राफिक एक्सिस है और ये हमारी मैग्नेटिक एक्सिस है, और इसके बीच में जो एंगल है उसको हम लोगों ने बोला अल्फा, और ये अल्फा हमारा कहला रहा है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है ना। तो ये लिख रहे हैं द एंगल बिटवीन द magnetic axis and
जियोग्राफिक एक्सिस इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है, या आप मेरिडियन भी वर्ड यहां पर यूज कर सकते हो कि बोल दे और एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन, इनके बीच में जो एंगल कहलाता है वो हमारा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता है। क्या होता है? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। और ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन वेरी प्लेस टू प्लेस, यानी कि प्लेस टू प्लेस ये हमारा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन वेरी कर जाता है। ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। फंडा क्लियर हुआ? समझ में आया आप लोगों को? ठीक है भाई, एक बारी वीडियो को पॉज करके ये सारी चीजें आप लोग नोट डाउन भी करते रहिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ एक एंगल और कहलाता है जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, इसको समटाइम हम बोल देते हैं एंगल ऑफ डिप, या हम बोल देते हैं डिप एंगल, और इसको हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है बच्चों? तो काफी बारी ऐसी टर्म्स आती है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोल देगा, एंगल ऑफ डिप बोल देगा, या वो डिप एंगल बोल देगा, तीनों का मतलब सेम है। क्लियर है? अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप को कैसे समझे, या हम इसको कैसे समझे कि अज्यूम करके चलते हैं प्यारे बच्चों, ये हमारी अर्थ हो गई, तो पूरा नहीं बना रहे, जैसे एक सरफेस हम लोग बना रहे, ठीक है ना। यह हमारा अर्थ हो गया, यह अर्थ का सरफेस हो गया, ठीक है। यह हमारा क्या हो गया? अर्थ का सरफेस हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा अर्थ सरफेस है, ठीक है। और अज्यूम करके चल रहे हैं कि इस जगह के ऊपर जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड था, उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हम लोगों ने असाइन कर ली कि हमारा जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके दो कंपोनेंट बनाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो मान लेते हैं कि ये यहाँ पर हमें मिल गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, और ये मिल गया हम लोगों को वर्टिकल कंपोनेंट। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये बी बी बता रहा है वर्टिकल कंपोनेंट, और बी एच बता रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहता है कि एंगल बिटवीन अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का क्या मतलब है? द एंगल बिटवीन द अर्थ's टोटल मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी कि इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसके टोटल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल कहलाएगा उसी को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और इसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट करा बच्चों डेल्टा से, ठीक है ना। ये भी प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग लिख रहे हैं कि एंगल ऑफ डिप आल्सो वेरी प्लेस टू प्लेस, यानी कि इसकी वैल्यू हर जगह के ऊपर अलग अलग होगी, ठीक है ना। फंडा समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, एक चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अज्यूम करके चलते हैं कि ये हमारा अर्थ होगा,
ठीक है। ये हमारा अर्थ हो गया, ठीक है बच्चों। और मान लेते हैं कि यहां पर ये हमारा मैग्नेट हो गया, ठीक है। ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, ठीक है। थोड़ा बड़ा बन गया है हमारा, ठीक, इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं। अंदर ही बना लेता हूँ मैं, ठीक है ना, थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव मॉडल है, समझ में आएगा। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये हमारी अर्थ होगी। अब होगा क्या कि यहाँ पर अर्थ से क्या निकलेंगी, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेंगी। और मान के चल रहे हैं कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ निकल रही हैं और साउथ पोल पर ये एंटर कर रही हैं। क्लियर है। अब यहां पर क्या होगा कि ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस तो अर्थ की ऐसे हो गई और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे निकल रही है, तो ये तो क्या होगी, अर्थ सरफेस, और ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। क्लियर है। यानी कि अर्थ का ये जो सरफेस है ऐसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की तरह ट्रीट करेगा और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे ऊपर की तरफ निकल रहे हैं। एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर, 90 डिग्री, ठीक है ना। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पर देखेंगे पोल के पास, तो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि कोई भी कंपोनेंट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का ऐसे नहीं निकल रहा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं निकल रहा, वो हमेशा कैसे निकलेगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ निकलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब नियर द पोल की बात करते हैं, नियर द मैग्नेटिक पोल देयर इज नो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी यहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होता। उसकी वजह क्या है कि जो एंगल ऑफ डिप है, ये जो डेल्टा है वो 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इस बात को हम लोग कैसे समझे कि ऊपर आप लोगों ने फिगर बनाया है, अगर आप लोगों को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए तो आप लोग क्या करोगे, बी कॉस डेल्टा करोगे, करोगे नहीं करोगे। तो हम लोग देखते हैं बी एच इज इक्वल टू बी कॉस डेल्टा, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहते हैं बी कॉस 90 डिग्री। तो हमें पता चलता है कि बी एच यहाँ पर क्या मिलेगा, हम लोगों को 0 मिलेगा। कहाँ पर, नियर द पोल। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आई बात आप लोगों को। अगर हम लोग इक्वेटर की बात करते हैं, अब इक्वेटर क्या होगा कि ये जो हमारा लाइन है अर्थ के या हम कहें मैग्नेटिक मेरिडियन के बिल्कुल परपेंडिकुलर अगर हम लोग कोई लाइन खींचते हैं, प्लेन बनाते हैं, वो कहलाएगा हमारा मैग्नेटिक इक्वेटर। क्या कहलाएगा, हमारा मैग्नेटिक इक्वेटर कहलाएगा। कैसे समझे इस बात को, देखो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने यहाँ पर ये मैग्नेटिक मेरिडियन बनाई थी, ठीक है ना। अगर यहाँ पर मैग्नेटिक इक्वेटर की बात करते हैं तो इस मैग्नेटिक एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर अगर हम लोग एक प्लेन कंसिडर कर लें, वो प्लेन कुछ ऐसा होगा, नजर आ रहा है। तो ये मैग्नेटिक एक्सिस और इस प्लेन के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, और ये कहलाएगा हमारा मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है ना। फंडा क्लियर हुआ। यानी कि अगर पोल से बिल्कुल 90 डिग्री पर आ जाए हम लोग तो हमारा इक्वेटर कहलाता है या इक्वेटोरियल एक्सिस कहलाती है। फंडा क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हम लोग मैग्नेटिक इक्वेटर पे निकालें, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एट मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है ना। तो क्या होगा बच्चों, देखो आप लोगों को फिगर नजर आ रहा है। अब यहां पर क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरफ है और अर्थ भी हमारी इस तरफ है, यानी कि दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए,
कौन कौन? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द अर्थ सरफेस। तो यहां पर जो डेल्टा है वो बच्चों कितना हो गया? 0 डिग्री। क्या हो गया? 0 डिग्री। क्लियर है? यहां पर अर्थ का कोई भी कंपोनेंट इस सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं होगा, हाँ कि ना? तो अगर हम लोग अपने इस फॉर्मूला से जाते हैं बी एच इज इक्वल टू बी कॉस डेल्टा, और डेल्टा की वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तो हम लोग देखते हैं बी एच इज इक्वल टू बी आ जाता है। यानी कि जो टोटल अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, वो पैरेलल होगा अर्थ सरफेस के, पैरेलल टू द अर्थ सरफेस। क्लियर है? ऊपर वाली सारी थ्योरी का कंक्लूजन क्या है कि अगर हम पोल की बात करते हैं, एट पोल्स की बात करते हैं, अर्थ के पोल की बात करते हैं, ठीक है ना, वहां पर एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री होता है। एट इक्वेटर की बात करें, एंगल ऑफ डिप 0 डिग्री होता है। फंडा क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है भाई, आगे बढ़े हम लोग। एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग ये सारी चीजें नोट डाउन भी कर लेना। ठीक है, देखो ये बात हुई थी, हमने एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन दोनों को हम लोगों ने समझा। काफ़ी बारी कैसा एक क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है कि अज्यूम करके चलो प्यारे बच्चों कि ये हमारी मैग्नेटिक मेरिडियन है। क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है? कह रहा है कि यहां पर इस मैग्नेटिक मेरिडियन पर हम लोगों ने दो प्लेन बनाए। ये प्लेन 1 है और ये प्लेन 2 है। ठीक है? प्लेन 1 के साथ ये एंगल कितना बन रहा है बच्चों? थीटा बन रहा है, और ये वाला एंगल जो बन रहा है वो 90 माइनस थीटा हो गया, क्योंकि ओवरऑल एंगल तो 90 डिग्री ही होगा। कह रहा है कि जब प्लेन 1 को कंसिडर करते हैं, व्हेन वी कंसिडर द प्लेन 1, देन अपरेंट, बेटे प्लेन 1 हमारा कुछ भी हो सकता है, प्लेन 1 प्लेन 2 हमारे दोनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहता है कि जो डिप एंगल मिलेगा, क्या मिलेगा? डिप एंगल। और ये डिप एंगल कैसा होता है? अपरेंट होता है, रियल वाला नहीं होता, क्योंकि हम लोगों ने आर्बिट्री कोई प्लेन कंसिडर करे हैं। तो ये अपरेंट डिप एंगल जो हम लोगों को मिलता है जब प्लेन 1 कंसिडर करते हैं, तो डेल्टा 1 व्हेन वी कंसिडर the plane 2, then dip angle जो अपरेंट हमें मिलेगा वो कितना मिलता है? डेल्टा 2। क्लियर है? डेल्टा 1 और डेल्टा 2 हम लोगों को मिलता है, तो हमें डेल्टा 1 डेल्टा 2 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये डेल्टा 1 और डेल्टा 2 के लिए रिलेशन मिलता है, तो रिलेशन हमारा कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना, कि टेंजेंट डेल्टा 1 इज इक्वल टू टेंजेंट डेल्टा अपॉन में कॉस थीटा। यहां पर जो डेल्टा है वो ट्रू, यहां हम कहें एक्चुअल डिप एंगल है भाई, जो एक्चुअल वाला था, ठीक है ना। तो हम लोगों ने अपरेंट डिप एंगल, रियल डिप एंगल और ये एंगल कॉस थीटा, इन तीनों को रिलेट कर दिया, ठीक है। फॉर प्लेन 2 की बात करें, देखो ये कैसे आया, उस पर ज्यादा जोर दोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। यहां सीधा सीधा रिलेशन हम लोग बता रहे हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको सीधा सीधा हम लोगों ने बताया। इसका डेरिवेशन आप लोगों के लिए अभी नहीं है, ठीक है ना। टेंजेंट डेल्टा 2 यानी कि वही टेंजेंट डेल्टा अपॉन में, अब देखो ये 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा,
फंडा क्लियर है ना? तो ये साइन थीटा। यहां पर फिर आप लोग लिख देना कि डेल्टा यहां पर क्या है, एक्चुअल या ट्रू डिप एंगल है भाई, ठीक है। ये क्या है, ट्रू डिप एंगल। फंडा समझ में आया? ठीक है। अब यहां से cos थीटा निकाल लें तो cos थीटा क्या आएगा बच्चों, टेंजेंट डेल्टा अपॉन में टेंजेंट डेल्टा 1, और यहां से साइन थीटा निकाल लें तो टेंजेंट डेल्टा अपॉन में टेंजेंट डेल्टा 2, ठीक है। और हमें एक आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखेंगे टेंजेंट डेल्टा अपॉन में टेंजेंट डेल्टा 1 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा की टेंजेंट डेल्टा अपॉन में टेंजेंट डेल्टा 2 उस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ से टेंजेंट डेल्टा कॉमन है, कॉमन लेके नीचे ले आएंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 1 अपॉन में टेंजेंट डेल्टा 1 का होल स्क्वायर प्लस में टेंजेंट डेल्टा 2 का होल स्क्वायर 1 अपॉन में टेंजेंट स्क्वायर डेल्टा। क्लियर है? इसको क्या ले सकते हैं, कॉट डेल्टा 1 का होल स्क्वायर प्लस में कॉट डेल्टा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट डेल्टा का होल स्क्वायर। अगर हमारे पास दो अपरेंट डिप है तो हम लोग एक्चुअल डिप एंगल निकाल सकते हैं। फंडा क्लियर हुआ? ठीक है ना। और ये केस कब है, जब यहां पर उसने मैग्नेटिक मेरिडियन बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है, मैग्नेटिक मेरिडियन बोला हुआ है, ठीक है ना। इफ वी हैव टू डिप angles then we can calculate the actual dip angle। तो हम अपना एक्चुअल डिप एंगल हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है भाई। अगर ऐसा हो कि मैग्नेटिक मेरिडियन ना देकर वो क्या दे दे, ज्योग्राफिक मेरिडियन दे दे। क्या दे दे, ज्योग्राफिक मेरिडियन दे दे। ज्योग्राफिक मेरिडियन देने का मतलब यहां पर क्या कहता है, क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है कि भाई अज्यूम करके चलो कि हम मान के चलें कि यहां पर ये ज्योग्राफिक मेरिडियन है, अगर एक प्लेन बिल्कुल इसके अलोंग कंसिडर करें, ये प्लेन फर्स्ट हो गया और एक प्लेन ऐसे सेकंड हो गया, दोनों के दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है। इस केस में अगर हमें एंगल ऑफ डिप डेल्टा 1 और इसके केस में एंगल ऑफ डिप डेल्टा 2 मिलता है तो हम लोगों को एंगल ऑफ डिक्लिनेशन फाइंड करना है। फाइंड द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, यानी कि अल्फा की बात कर रहे हैं, ना कि हम लोग डेल्टा की बात कर रहे हैं, ठीक है ना भाई। जहां पर मैग्नेटिक मेरिडियन की जगह पर अगर ज्योग्राफिक मेरिडियन आ गया, उस केस के अंदर आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि अगर हम लोगों को अल्फा चाहिए, क्या चाहिए, अल्फा चाहिए, तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट डेल्टा 1 टेंजेंट डेल्टा 2 आएगा। क्लियर है? या अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट डेल्टा 1 अपॉन में टेंजेंट डेल्टा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन हमें बाय चांस हिट करता है, आता है और हम लोगों से पूछता है कि भाई हमें एंगल ऑफ डिक्लिनेशन चाहिए अगर हमारे पास अपरेंट डिप एंगल है तो। क्लियर है? फंडा समझ में आया? क्लियर हुई बात? बहुत बढ़िया, ठीक है। बात करते हैं हम लोग अब न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर। किसके ऊपर बात करते हैं प्यारे बच्चों? न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। देखो न्यूट्रल पॉइंट क्या है, कहता है कि जब भी हम लोग किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो हमें उस मैग्नेट के आसपास एक पॉइंट ऐसा मिलता है जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर नेट मैग्नेटिक फील्ड होने के लिए वहां दूसरा मैग्नेटिक फील्ड भी तो होना चाहिए। तो भाई हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ जो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है ना। कैसे समझे इस बात को?
कह रहे हैं कि अज्यूम करके चलो कि यहां पर ये अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ है और इधर ये मैग्नेटिक साउथ है। क्लियर है? और मैं यहाँ एक छोटा सा डायरेक्शन का सेंस बना रहा हूँ। अर्थ, ये सॉरी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यानी कि ये बता रहे हैं जियोग्राफिक प्लेन के बारे में। तो इधर हमारे पास क्या होगा, जियोग्राफिक नॉर्थ होगा और इधर हमारा जियोग्राफिक साउथ होगा। ठीक है ना? बुक के अंदर यहाँ पे साउथ और यहाँ पे केवल नॉर्थ लिख रखा है, तो यहाँ साउथ और नॉर्थ लिखने का मतलब वहां पर क्या है, वो जियोग्राफिक नॉर्थ और साउथ है। मैग्नेटिक ये नॉर्थ होगा, ये मैग्नेटिक साउथ होगा। अब यहां पर हम लोगों ने क्या करा कि एक मैग्नेट को ना कुछ ऐसे रख दिया, ठीक है ना? जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ हमने नॉर्थ पोल कर दिया और जियोग्राफिक साउथ की तरफ साउथ पोल कर दिया। क्लियर है? फंडा समझ में आया आप लोगों को? अब होगा क्या, सबसे पहले हम लोग इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। आप लोग देखोगे कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे बाहर की तरफ निकलेगा और यहां से वो मैग्नेटिक फील्ड एंटर करेगा। बाकी की रे हम लोग, यानी कि बाकी की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, हम लोग बना लेते हैं। ठीक है? पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है बच्चों। फंडा क्लियर हुआ? अब यहां कौन सा था, मैग्नेटिक नॉर्थ था। कौन सा था ये, मैग्नेटिक नॉर्थ। यहां से प्यारे बच्चों मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ निकलेंगी। क्या निकलेंगी? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ निकलेंगी। क्लियर है? तो ये बाहर की तरफ निकल रही है, यहां से तो एंटर कर रही है, लेकिन यहां पर क्या होगा कि ये नीचे की तरफ आ रही है और ये ऊपर की तरफ जा रही है। होगा कि नहीं होगा? बच्चों फंडा क्लियर हुआ कि ये मैग्नेटिक नॉर्थ था, इससे तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जाने वाली थी, तो कुछ लाइंस तो इस मैग्नेट के अंदर से पास हो गई और कुछ यहाँ बाहर से जा रही हैं। तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि ये लाइंस ऊपर की तरफ है और इस मैग्नेट की लाइंस नीचे की तरफ है। तो यहाँ बीचों बीच हम लोगों को एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पर हम लोग कह सकते हैं कि वहां पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। और ये नेट मैग्नेटिक फील्ड जहां पर जीरो होगा उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। क्या बोलेंगे? न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है ना? तो न्यूट्रल पॉइंट वो हो गया वेयर द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। क्लियर है? और ये कहां पर मिल रहा है, इस मैग्नेट की इक्वेटोरियल एक्सिस के ऊपर मिल रहा है। द न्यूट्रल पॉइंट जो हम लोगों को मिला, न्यूट्रल पॉइंट जो हम लोगों को मिला एट इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ द बार मैग्नेट की इक्वेटोरियल एक्सिस के ऊपर हम लोगों को ये मिल रहा है। ठीक है? तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बार मैग्नेट का, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एम अपॉन में आर क्यूब। और ये आर क्या बता रहा है, डिस्टेंस बता रहा है, डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम बार मैग्नेट सेंटर। फंडा क्लियर हुआ? बार मैग्नेट के सेंटर से क्या बता रहा है, डिस्टेंस बता रहा है। और ये एम क्या बता रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट बता रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट। फंडा क्लियर हुआ?
यहां पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और इस बार का मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो चाहे इसको बी ई भी लिख सकते हो, ठीक है ना। फंडा क्लियर हुआ। ऐसा हो कि हम लोग बार मैग्नेट को उल्टा कर दें, बार मैग्नेट को क्या करें बच्चों, उल्टा कर दें, यानी कि अब हम लोग यहां ऐसा करने वाले हैं कि भाई ये तो हमारा मैग्नेटिक साउथ ही रहेगा, ये हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है और ये ज्योग्राफिक साउथ है, यानी कि हम लोग यहां पर एक एरो बना के इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है भाई। यहां पर हम लोग एक बार मैग्नेट बना ले, क्या बना ले, एक बार मैग्नेट बना ले, ये हमारा बार मैग्नेट हो गया। अब हम इधर ऊपर की तरफ साउथ, नीचे की तरफ नॉर्थ कर दें, ठीक है। अब होगा क्या कि इससे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ निकलेंगी और यहां से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर की तरफ एंटर करेंगी, तो ये ऐसे घूम कर जाएंगी। हाँ के ना। और इस मैग्नेटिक नॉर्थ, जो अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ है, इससे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स से बाहर निकलेंगे। देखो अब ये आमने सामने हो जाएंगी, यहां से भी लाइन आ रही है और ये भी लाइन आ रही है, तो ऐसे होगा कि यहां पर थोड़ा बना लेते हैं एक बारी, ठीक है, थोड़ा सा हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये ज्यादा मैं बना नहीं पा रहा, ठीक है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स से बाहर की तरफ निकल रही है, किससे, अर्थ के नॉर्थ पोल से। और यहां पर देख रहे हैं कि ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल और अर्थ का नॉर्थ पोल यहां पे सामने आ गया, तो ये जो पॉइंट हमें मिलेगा, ये पॉइंट कहलाएगा हमारा न्यूट्रल पॉइंट। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, ये कहलाएगा हमारा न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। बाकी जगह पे फील्ड हमारा जो बार मैग्नेट का है और हमारा अर्थ का, ये बाकी जगह पे क्या हो जाएगा, एक ही डायरेक्शन के अंदर होगा, ठीक है ना। तो इस जगह के ऊपर हम लोग जहाँ पहले कह रहे थे कि न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर अब न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा। और आप लोग देखोगे ना, ये न्यूट्रल पॉइंट इस बार मैग्नेट की एक्सियल एक्सिस के ऊपर मिल रहा है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट के ऊपर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगा ना, वो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2m अपॉन में आर क्यूब हो गया, ठीक है ना। m यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट है, क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है, और r बच्चों यहां पर डिस्टेंस है ऑफ न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम द बार मैग्नेट सेंटर। बार मैग्नेट के सेंटर से हमें क्या मिल रहा है, ये न्यूट्रल पॉइंट हम लोगों को मिल रहा है। फंडा क्लियर हुआ, आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग की सारी चीजें नोट डाउन भी कर लेना भाई। बात करते हैं हम लोग सोलर विंड के ऊपर। किसके ऊपर बात करते हैं, सोलर विंड। देखो ये हमारा अर्थ हुआ, ठीक है। ये हमारा अर्थ जो संदीप ने बनाया है,
ठीक है भाई। अब इसके चारों ओर क्या होगा, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्या होगा, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है। अब वो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है हमें बार मैग्नेट में जैसा मिलता था एक्चुअल में वैसा मिलता नहीं है, ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है। किसकी वजह से, सोलर विंड की वजह से। सोलर विंड क्या है कि सन से रेज आती है, ये क्या हमारा सन है, सन से रेज आती है, इन रेज के अंदर क्या होता है, चार्ज पार्टिकल होते हैं, क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल। ठीक है ना, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है, अल्फा पार्टिकल हो सकते हैं, बीटा पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि चार्ज पार्टिकल होते हैं। ठीक है ना, हाईली एक्सेलरेटेड, ठीक है ना, जिसकी स्पीड लगभग 400 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास होती है। ठीक है ना, बहुत स्पीड से आगे की तरफ आते हैं। ठीक है ना। अब चार्ज पार्टिकल है, इनका अपना भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। एक्सेलरेट तो नहीं कर रहे, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से। शुरुआत में तो कर रहे थे एक्सेलरेट, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मूव कर रहे हैं। ठीक है। तो होगा क्या कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ना, इन सोलर विंड की वजह से थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है, और हमें कैसा दिखता है ये, मतलब ये ऐसे घूमकर फिर ऐसे आ जाएगा। मतलब एक तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस बहुत ज़्यादा होगी, दूसरी तरफ ना के बराबर होगी। ठीक है ना, तो इनको बोलते हैं हम लोग सोलर विंड। ठीक है ना, इन सोलर विंड की वजह से हम लोगों के जो पोल्स हैं उनके ऊपर रात को हम लोगों को कुछ ग्रीन रेड कलर की लाइट्स नजर आती हैं, कुछ ग्रीन या रेड कलर की लाइट्स आप लोगों को नजर आती हैं। ठीक है, नियर द पोल। ठीक है ना, ऐसा क्यों होता है, कह रहे हैं कि यहां पर क्या होता है, जो चार्ज पार्टिकल होते हैं और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में क्या होती है, इंट्रैक्शन होती है। ठीक है ना, ड्यू टू द इंट्रैक्शन ऑफ, इंट्रैक्शन मतलब अट्रैक्शन, यहां पर अट्रैक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इंट्रैक्शन लिखो भाई, इस चीज को थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेते हैं, अट्रैक्शन कभी नहीं होती, ड्यू टू द इंट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ's magnetic field and solar wind, charge particle are accelerated by the अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है इन चार्ज पार्टिकल को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। अट्रैक्ट बेटा, अट्रैक्टेड बाय द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जब ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करती है तो हम लोग देखते हैं कि ये जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर को क्या कर देती है, आयोनाइज कर देती है, क्योंकि हाईली चार्ज पार्टिकल होते हैं। ठीक है, और स्पीड भी होती है। जब आयनाइज करते हैं तो वहाँ एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी जब रिलीज होती है तो लाइट हम लोगों को नजर आती है। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि ये ऊपर वाला ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थन हेमिस्फीयर है, और ये हमारा साउथन हेमिस्फीयर है। ठीक है, ऊपर वाला नॉर्थन है, नीचे वाला साउथन हेमिस्फीयर है। तो यहां ऊपर की तरफ जो हमें लाइट नजर आती है उसको बोलते हैं हम लोग अरोरा बोरेल्स। मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, AURORA बोरेल्स, BOREALIS। ठीक है, और साउथन हेमिस्फीयर पे जो नजर आती है AURORA ऑस्ट्रेल, AUSTRAILS ऑस्ट्रेल, AUSTRAILS। ठीक है ना,
यहाँ पर जो कलर पैटर्न हम लोगों को नज़र आता है वही कहलाता है ऑरोरा बोरेल्स और ऑस्ट्रेल्स, ठीक है ना। या काफ़ी बारी हम लोग बोल देते हैं नॉर्थन लाइट और साउथर्न लाइट भी हम लोग बोल देते हैं। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों को? एक बार वीडियो को पॉज करके आप ये सारी चीज़ें नोट डाउन भी कर लेना, ठीक है भाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने कुछ न्यूमेरिकल के ऊपर, ठीक है भाई। देखो प्यारे बच्चों, क्या कहता है हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कैलकुलेट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने निकालना है एट ए प्लेस वेयर एंगल ऑफ डिप डेल्टा इज 60 डिग्री, यानी कि सीधा सीधा हम लोगों को डेल्टा दे दिया 60 डिग्री, ठीक है। एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को दे रखा है 0.3 गॉस, यानी कि BH हम लोगों को दे दिया 0.3 गॉस, यानी कि जब इसको टेस्ला में कन्वर्ट करेंगे तो 3 × 10⁻⁴ टेस्ला। क्लियर है? अब हमें पता है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर रिलेशन है BH = B cos डेल्टा। B हम लोगों को चाहिए तो BH अपॉन में cos डेल्टा BH की वैल्यू बेटा 0.3 × 10⁻⁴ और cos डेल्टा 60 होता है, सॉरी cos 60 है। जब इसको सॉल्व करेंगे cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, ऊपर पुट कर देंगे, सॉरी यहाँ पुट कर देंगे, पुट करने पर ये 1/2 में 2 ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा 0.6 × 10⁻⁴ टेस्ला। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहे द एंगल द डिक्लिनेशन एट ए प्लेस इज 15 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि ये अल्फा दे रखा है बच्चों, डिक्लिनेशन अल्फा दे रखा है 15 डिग्री और मेंशन कर रहा है वेस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि हम लोगों ने नॉर्थ से कहाँ जाना है, वेस्ट की तरफ जा रहा है, कितना 15 डिग्री, ठीक है। नॉर्थ से कहाँ जाना है, वेस्ट की तरफ 15 डिग्री। कह रहा है इन विच डायरेक्शन शुड ए शिप बी स्टीयर सो दैट इट रीचेज ए प्लेस ड्यू ईस्ट। देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग है ना हमारा कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं हमारे डायरेक्शन का, आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा ईस्ट, ये हमारा वेस्ट और ये हमारा साउथ। साउथ कौन सा है, ज्योग्राफिक, ठीक है, और ये ज्योग्राफिक नॉर्थ, ये ज्योग्राफिक ईस्ट है बेटा, जियो ईस्ट, जियोग्राफिक ईस्ट, जियो छोटा लिख रहा हूँ, और यहाँ पर ये जियोग्राफिक वेस्ट। क्लियर है बच्चों? वो कह रहा है कि अब हम लोगों ने देखा कि जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है, ठीक है ना, वो कितना है 15 डिग्री, नॉर्थ से किधर जा रहे हैं, वेस्ट की तरफ, नॉर्थ से किधर जा रहे हैं, वेस्ट की तरफ, और ये कितना मिलता है हम लोगों को 15 डिग्री हम लोगों को मिलता है, यानी कि जो हमारी मैग्नेटिक मेरिडियन है वो इसी डायरेक्शन के अंदर है, यानी कि ये जो लाइन है इसके अंदर कौन होगा, हमारी मैग्नेटिक एक्सिस होगी, ठीक है ना। इस मैग्नेटिक एक्सिस में बात करें तो जिधर हमारा ज्योग्राफिक नॉर्थ होता है उधर हमारा मैग्नेटिक साउथ होता है, क्या होता है, मैग्नेटिक साउथ होता है। और इस मैग्नेटिक साउथ को कौन अट्रैक्ट करेगा, हमारी जो कंपास होती है, कंपास निडल का नॉर्थ पोल करेगा और ये साउथ पोल होगा, ये हमारी कंपास निडल होगी बच्चों। देखो बड़ी सिंपल तरीके से हम लोग इस चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो कंपास नीडल हमें इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा। अब वो कह रहा है कि उसने कहाँ जाना है, इसकी तरफ जाना है, तो कह रहा है कि वो अपना स्टीयरिंग कितना घुमाए, इतना, यानी कि वो यहाँ से चल के यहाँ तक जाए। तो ये 90 डिग्री था और +15 कितना हो गया 105 डिग्री,
बस इतना सा ही क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल इज इक्वल्स टू 105 डिग्री, ठीक है ना। फंडा समझ में आया, कर सकते हैं, क्वेश्चन मुश्किल तो नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई के अंदर आते रहे हैं और आते भी हैं, ठीक है। आगे बढ़े। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है बच्चों, क्या कहता है, लेकिन कहने से पहले हम लोग अपने फिर से एक बारी कार्टेशियन प्लेन बना लें। ये हमारा जियोग्राफिक ईस्ट है बच्चों, ये हमारा जियोग्राफिक नॉर्थ हो गया, ये जियोग्राफिक साउथ, या सिंपली साउथ भी लिखा होता है बुक्स के अंदर, और ये जियोग्राफिक वेस्ट हो गया, ठीक है भाई। अब कहता है कि एक शिप है इज टू बी रीचेज ए प्लेस 12 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, यानी कि वेस्ट से हम लोगों ने किधर जाना है, साउथ की तरफ, कितना 12 डिग्री, यानी कि हम लोग वेस्ट से साउथ की तरफ जा रहे हैं और कितना घूमेंगे, 12 डिग्री घूम जाएंगे, ठीक है ना। कह रहे हैं इन विच डायरेक्शन शुड वी स्टीयर इफ द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इज 18 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ से हम लोगों ने कितना एंगल बनाना है, वेस्ट की तरफ 18 डिग्री का एंगल बनाना है, यानी कि ये नॉर्थ से वेस्ट की तरफ एंगल कितना हो गया, 18 डिग्री, ठीक है ना। तो ये तो हमारा अल्फा हो गया, और यहां से क्योंकि ये हमारा मैग्नेटिक साउथ है और ये हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ होगा, एम एन मैग्नेटिक नॉर्थ और एम एस मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक साउथ, एम एन मैग्नेटिक नॉर्थ। क्लियर है बच्चों, फंडा क्लियर हुआ। अब हमारा जो कंपास नीडल होगा वो इसी डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा, नॉर्थ एंड साउथ, ये हमारा कंपास नीडल हो गया। अब हम लोगों ने इस कंपास नीडल को इस तरफ लेके जाना है, ठीक है ना। तो कितना लेके जाएंगे, तो भाई हम लोगों ने इतना ही लेके जाना है, तो ये एंगल तो पता है कितना है, 12, ये निकाल सकते हैं हम लोग भाई। 90 में से ये टोटल 90 डिग्री था, 90 में से 18 गया तो कितना बच गया, 72 डिग्री, और ये 12 72 प्लस में 12 डिग्री कितना हो गया, 84 डिग्री। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि इनके लिए हम लोग ने बहुत बड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, बस आइडियोलॉजी होना चाहिए कि भाई ये एंगल कितना होगा, ठीक है। तो ये टोटल 90 था, 90 में से 18 गया तो ये 72 बच गया, और प्लस 12 72 12 84 होता है भाई, 12 की टेबल पे ये जा रहा है, मतलब आ रहा है, ठीक है ना। फंडा क्लियर, समझ में आया आप लोगों को। आगे बढ़े, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, वो है 0.2 गॉस, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 0.4 गॉस, एंगल ऑफ डिप चाहिए। भाई सीधा से पता है कॉस डेल्टा यानी कि बी कॉस डेल्टा इज इक्वल टू बी एच हो गया, कॉस डेल्टा बी एच अपॉन में बी हो गया, कॉस डेल्टा बी एच की वैल्यू बेटा 0.2 गॉस है और बी की वैल्यू 0.4 गॉस, जी से जी कट गया, ये 1/2, कॉस डेल्टा 1/2, या हम कहे हैं डेल्टा की वैल्यू 60 डिग्री। हमें पता है कि कॉस डेल्टा 1/2 जब आता है इक्वल, तो डेल्टा की वैल्यू वहां पर 60 डिग्री होती है, ठीक है भाई। फंडा क्लियर, समझ में आया आप लोगों को। आगे बढ़े, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कह रहा है कि हमें जो ट्रू डिप एंगल मिल रहा है वो कितना है, 30 डिग्री का। ट्रू डिप जो हमें मिल रहा है वो प्यारे बच्चों कितना है, 30 डिग्री का है, और एक प्लेन कैरिंग ए नीडल टर्न थ्रू ए 30 डिग्री फ्रॉम द मैग्नेटिक मेरिडियन, कैलकुलेट द अपरेंट वैल्यू ऑफ डिप एंगल। यानी कि आप लोग ऐसे समझो
कि ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन था। क्या था? मैग्नेटिक मेरिडियन। ये हमारा प्लेन फर्स्ट था और ये हमारा प्लेन सेकंड था। क्लियर है बच्चों? फंडा समझ में आया आप लोगों को? मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले भी करा था। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा था कि भाई ये हमारी मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये प्लेन वन था, उसका एंगल प्लेन वन के साथ थीटा वन बन रहा था और प्लेन टू के साथ 90 माइनस थीटा बन रहा था। तो यहाँ पर अपरेंट डिप और ये ट्रू डिप के अंदर एक रिलेशन हम लोगों ने निकाला था ना, टेंजेंट डेल्टा वन इक्वल्स टू टेंजेंट डेल्टा अपॉन में कॉस थीटा। तो वही रिलेशन हम लोगों ने यहाँ पे फिर लिखना है, टेंजेंट डेल्टा वन इज इक्वल टू टेंजेंट डेल्टा अपॉन में कॉस थीटा। क्लियर है? तो उसने बोला कि जो ट्रू डिप है, जो डेल्टा है वो 30 डिग्री है और कह रहा है कि जो वर्टिकल प्लेन कैरिंग द नीडल इज टर्न टू द 30 डिग्री, यानी कि जो थीटा है वो भी 30 डिग्री है। तो हमें क्या निकालना है? अपरेंट वैल्यू निकालनी है डिप की। तो हमारे पास फॉर्मूला है, हम लोग सीधा सीधा निकाल सकते हैं भाई। टेंजेंट डेल्टा वन, टेंजेंट डेल्टा की वैल्यू 30 कॉस 30, टेंजेंट डेल्टा वन, टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, टेंजेंट डेल्टा वन सॉल्व करने पे 2/3 आ जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे डेल्टा वन तो हमारे पास जाएगा टेंजेंट इनवर्स 2/3। फंडा क्लियर हुआ? समझ में आया हम लोगों को? ठीक है भाई, आगे बढ़े हम लोग। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है? कह रहे हैं कि एंगल ऑफ डिप ऑफ टू प्लेसेस आर 30 एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। What is the ratio of horizontal component of earth magnetic field at the two places if vertical component of two places are same? देखो प्यारे बच्चों, किसी दो जगह की बात कर रहे हैं, ठीक है? ये पहला केस है, तो ये पहला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और पहला वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है ना? प्लेस सेकंड की जब वो बात करते हैं तो ये डेल्टा टू हो गया, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टू हो गया और ये वर्टिकल कंपोनेंट टू हो गया। कह रहे दोनों केस में जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या मिलता है? सेम मिलता है। दोनों केस में वर्टिकल कंपोनेंट क्या मिलता है प्यारे बच्चों? सेम मिलता है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने निकालना है टेंजेंट डेल्टा वन, वो क्या होगा? बी वी वन अपॉन में बी एच वन, यानी कि बी वी वन हमारे पास आ जाएगा बी एच वन टेंजेंट डेल्टा वन। इसी तरह सेकंड के लिए निकाल देंगे बी वी टू इज इक्वल टू बी एच टू टेंजेंट डेल्टा टू। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड हो गया। दोनों का एक साइड इक्वल है तो दूसरा साइड भी क्या होगा? इक्वल होगा। एक साइड इक्वल है तो दूसरा साइड भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो लिख सकते हैं बी एच वन टेंजेंट डेल्टा वन इक्वल्स टू बी एच टू टेंजेंट डेल्टा टू। बी एच वन अपॉन में बी एच टू इज इक्वल टू टेंजेंट डेल्टा टू अपॉन में टेंजेंट डेल्टा वन। बी एच वन अपॉन में बी एच टू टेंजेंट डेल्टा टू बच्चों 45 डिग्री है, यानी कि यहाँ पर ये 45 डिग्री मिलता है, यहाँ पर ये 30 डिग्री मिलता है, ठीक है? तो टेंजेंट 45 और टेंजेंट 30 वैल्यू पुट कर दी। सॉल्व करने पर प्यारे बच्चों ये हमें मिलता है बी एच वन बी एच टू इज इक्वल टू √3, ठीक है ना? क्योंकि टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3 होती है और इसकी वैल्यू 1 होती है। फंडा क्लियर हुआ? समझ में आया? आप लोग करोगे? बहुत बढ़िया। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है द
अपरेंट एंगल ऑफ डिप एट टू प्लेसेस आर मेजर्ड इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स आर 30 एंड 45 डिग्री, यानी कि डेल्टा 1 दे रखा है 30 डिग्री, डेल्टा 2 दे रखा है 45 डिग्री, हमें ट्रू डिप चाहिए, डेल्टा चाहिए भाई फॉर्मूला में पता है, कॉट स्केयर डेल्टा 1 प्लस में कॉट स्केयर डेल्टा 2 इक्वल्स टू कॉट स्केयर डेल्टा, ठीक है। कॉट स्केयर डेल्टा 1 कॉट स्केयर 30 डिग्री प्लस में कॉट स्केयर 45 डिग्री इक्वल्स टू कॉट स्केयर डेल्टा। कॉट स्केयर 30 की वैल्यू होती है वो √3 हो गई और उसका स्केयर, प्लस में ये कितना हो गया प्यारे बच्चों 1 इक्वल्स टू कॉट स्केयर डेल्टा, 3 और 1 4 इज इक्वल टू कॉट स्केयर डेल्टा, यहाँ हम कहें 2 इज इक्वल टू कॉट डेल्टा, ठीक है भाई। 1/2 इज इक्वल टू उल्टा कर देंगे 1 बाय टेंजेंट डेल्टा, और डेल्टा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/2, और यहाँ से भी निकाल सकते थे डेल्टा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 2, डेल्टा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 2। क्लियर है भाई, फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया, कर सकते हो, करना भाई, कोई क्वेरी आए डाउट आए तो भाई पूछ लेना, ठीक है बच्चों, थैंक यू, ठीक है।